नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे आपके सामने वो मैं इंडियन पॉलिटी की करेंगे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, उस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो आपके लिए हमने शुरू की है। तो आज का जो हमारा जो बेसिकली टॉपिक होगा, आप अगर पिछले लेक्चर को देखेंगे तब हमने आपसे कहा था कि आगे वाले यानी हम पढ़ रहे थे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, यानी अमेरिका के संवैधानिक योजना के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, चूँकि हमें पता है कि हम आलतू फालतू की चीज़ों में ज़्यादा समय खराब करते नहीं हैं, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। देखिए, अमेरिका का चुनाव अमेरिका के सबसे बड़े यानी पूरे विश्व के सबसे पावरफुल व्यक्ति के चुनाव यानी उसके अधिकारों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने के जा रहे हैं। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इस चैप्टर को। और एक विशेष बात कि हिंदी में आपको ही शायद ही मिले ये चैप्टर यूट्यूब पर, और मिल भी जाए तो आपको आपकी भाषा में किस प्रकार से मैं आज आपको कराऊंगा ऐसे, तो आप ये समझना है। इसके बाद में यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बताऊंगा मैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसी वीडियो में लगभग 25 से 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय भी अपना खराब करने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसके बाद में है वही अमेरिका की बात चल रही है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। और तीसरा टॉपिक जो हमारा आज रहेगा वो होगा कि अमेरिका की न्यायपालिका। ये छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसमें हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये 3 केंद्र बिंदु मान करके आज हम पढ़ने वाले हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो हम सीधे सीधे केवल यह देखते हैं कि भारत ऐसे रिलेट करके चलेंगे। अब देखिए, भारत का ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, भारत का राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत अंतर है और जमीन आसमान का अंतर है। कैसे है? भारत का राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक प्लस सरकार का प्रमुख दोनों हैं। ठीक है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में अथाह पावर है, यानी एक समझ सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यहां अभी आप समझ रहे होंगे, आप करंट भी पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, तो आए दिन आ रहे हैं अखबारों में बयानबाजी हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन के खिलाफ ये कहा, या बाइडेन ने रिपब्लिक पार्टी के नेता के खिलाफ यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये बात कही कि आपने कोरोना समय में बड़ी गंद मचा दी है, बहुत चरस बो दिया है। इस प्रकार से मतलब समझ रहे ना आप क्या कहना चाह रहा हूं। तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका का उपराष्ट्रपति, देखिए इतना अंतर तो पता ही है आपको पावर का, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास में कम पावर होती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में ज्यादा पावर होती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें हम यहां, तो भारत में वाइस प्रेसिडेंस जो होगा वो राष्ट्रपति या तो त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग लगा दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, तब ये एक सहायक राष्ट्रपति के रूप में तब तक काम करता है जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक काम करता है
तब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? अमेरिका के, मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? 4 वर्ष, और इसी में यदि 2 वर्ष बाद वो मर जाता है, ये वाला राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ था, कोई एक्स राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए नियुक्त हुआ था, वो 2 वर्ष बाद मर जाता है, तो शेष कार्यकाल के लिए 2 वर्ष के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा। ये जो वाइस प्रेसिडेंस है यही 2 वर्ष काम करेगा। पहली बात तो इतनी, बहुत स्पष्ट वे में समझते चलेंगे कि भारत में क्या होगा कि ये जो शेष 2 वर्ष हैं इसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन अमेरिका में जो शेष 2 वर्ष हैं उसके लिए राष्ट्रपति नया नहीं बनेगा, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ही ये काम करेगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, अच्छा इस वाली व्यवस्था को ये लोग लिखना भूल गए थे संविधान में, ऐसा मान लेते हैं हम, लिखना भूल गए थे। लेकिन एक राष्ट्रपति हुए विलियम हैरिसन। विलियम हैरिसन का क्या हुआ कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के वक्त ही, यानी उनके टाइम पीरियड के वक्त ही उनका देहांत हो जाता है, विलियम हैरिसन का। उनके बाद में जो भी उपराष्ट्रपति रहे उन्होंने क्या एकदम ये मान लीजिए कि क्या करें आगे, यानी अधिकारी चिंतित हो गए, सोचने लगे कि अब मैं इनके पास में फाइल लेकर के जाऊं तो क्या लिखूं, प्रेसिडेंट लिखूं या वाइस प्रेसिडेंट लिखूं। तो उन लोगों ने, अधिकारियों ने क्या काम किया कि एक्टिव प्रेसिडेंट लिख करके फाइल को आगे बढ़ा दिया। अब जो उपराष्ट्रपति जो बने थे वो सोचने लगे और उनके मन में आया कि मैं कौन सा राष्ट्रपति हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं या प्रेसिडेंट हूं या एक्टिव प्रेसिडेंट हूं। उनके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या काम कहा कि मैं जब ही साइन करूंगा इसमें जब आप यहां पर एक्टिव प्रेसिडेंट की जगह पर, यानी सक्रिय एक्टिव प्रेसिडेंट का मतलब, या ऐसे कह सकते हैं हम कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह पर आप केवल राष्ट्रपति लिखेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह आप केवल राष्ट्रपति लिखेंगे, तब मैं ये काम करूंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ लीजिए कि यहां पर इसके बाद में अमेरिका के संविधान में एक संशोधन होता है और उस संशोधन के माध्यम से कहा गया कि शेष पूरे कार्यकाल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट होगा। इतनी बात समझिए। तो यानी कि यहां का वाइस प्रेसिडेंट भी कम पावरफुल नहीं है, इतनी बात समझ लेना आप, यानी पूरा प्रेसिडेंट का रोल निभाता है उसके बाद में। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 वर्ष है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो 4 वर्ष है, और 4 वर्ष बहुत इत्मीनान से समझना चीजों को, 4 वर्ष, लेकिन वो अपने 2 कार्यकाल ही पूरा करेगा। यानी कोई भी प्रेसिडेंट जो होगा वो अपने 2 कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो लेकिन ये भी बात संविधान में अमेरिका में पहले नहीं थी कि वो 2 कार्यकाल पूरा करेगा। यानी कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वाधीनता में भाग लिया था, यानी स्वाधीनता संग्राम में, स्वतंत्र कराने में। और आपको पता ही है कि इस पूरे विश्व का देख लीजिए आप, जो भी पार्टियां अगर देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी राज्य को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करती हैं तो वो वहाँ का सत्ता का भी उपयोग करती हैं। इतनी बात समझ लीजिए। जैसे मान के लीजिए तेलंगाना को नए राज्य का दर्जा दिलाने, भारत में ही तेलंगाना को नए राज्य का दर्जा दिलाने में वो पार्टी जो आज बन करके बैठी है उसका बहुत उपयोग था वहाँ। तो यानी कि अगर कोई संघर्ष करेगा तो फल तो खाएगा ही। तो जॉर्ज वॉशिंगटन नाम के जो व्यक्ति थे, जनता ने उनसे कहा कि आप हमारे राष्ट्रपति बनिए। अब वॉशिंगटन साहब भी तैयार हो गए लड़ने के लिए और चुनाव जीत भी गए। चुनाव जीते, कार्यकाल खत्म हुआ, और कार्यकाल खत्म होने के बाद में दोबारा से जनता ने कहा कि आप लड़िए। वॉशिंगटन साहब दोबारा से लड़ गए।
दोबारा से जीत गए। तिबारा से जब तीसरी बार नंबर आया तो तीसरी बार नंबर जनता ने कहा कि फिर लड़िए। अब वॉशिंगटन साहब बोले नहीं, यानी अगर मैं ही लड़ता रहूंगा तो समस्या हो जाएगी। समस्या ये हो जाएगी कि और लोग भी तो अपना कैरियर बना रहे हैं इसमें, राजनीति में। तो वहां से ऐसी रिवाज, ऐसी परंपरा बन गई कि 2 वर्ष का ही कार्यकाल होगा। यानी सॉरी, 2 वर्ष का नहीं, कार्यकाल तो 4 वर्ष का हुआ, लेकिन 2 ही बार कोई राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। अब बराक ओबामा को ले लीजिए, 2 बार राष्ट्रपति बने। ट्रंप साहब को ले लीजिए, नवंबर में ही चुनाव है, 2 बार, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इसमें संविधान संशोधन हुआ बाद में जाकर के, चूंकि एक राष्ट्रपति जो था वो विश्व युद्ध के दौरान कई बार लगातार 3 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। बोले नहीं, अब तो संविधान संशोधन की मांग है कि केवल और केवल 2 ही कार्यकाल पूरा करेगा कोई भी राष्ट्रपति। तो हमने अब तक क्या पढ़ा कि 4 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि इसका जो कार्यकाल है वो 2 ही बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। हमने 2 ही चीजें पढ़ी, एक वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित और एक पढ़ी है इससे संबंधित। तीसरी बात क्या है, इसकी जो टेक्निकल चीजें हैं ना उसको छोड़ देंगे, वो आपकी समझ में भी नहीं आने की और काम की भी नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे हम आपको सारी चीजें बताते चलें एकदम रिदम से। अब तीसरी चीज ये है इसकी कि इसकी जो डेट है चुनाव की, भारत की तरह नहीं है। भारत में निर्वाचन आयोग बैठा, आज मीटिंग ली सदस्यों के साथ में अपने के, और रख दी डेट, भाई 7 चरणों में चुनाव होने हैं लोकसभा के, इतनी तारीख से चुनाव हैं। राज्य में, देश में क्या लग गया, अरे जो लग जाता है ना, इसके बाद में आप क्या नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्या कहते हैं उसे, बताना मुझे, मैं थोड़ा सा भूल गया हूं। तो इसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति की डेट है वो एक निश्चित डेट है। एक निश्चित डेट क्या है कि नवंबर महीने की, यानी जो भी नवंबर महीना होगा उस नवंबर महीने में, समझना इस चीज को समझ जाइए, नवंबर महीने के पहले, मतलब सोमवार के बाद पहले मंगल को, यानी सोमवार के बाद, इस चीज को समझिए, सोमवार के बाद पहले ट्यूसडे को, यानी मंडे के बाद पहले ट्यूसडे को चुनाव होंगे। अब मान लीजिए कि नवंबर महीना आया, ट्यूसडे, इसको पहली ही डेट को ट्यूसडे पड़ गया, तो यहां चुनाव नहीं होंगे, इस वाली डेट को चुनाव नहीं होंगे। मान लीजिए कि पहली डेट को मंडे पड़ गया और उसके बाद में दूसरी डेट को क्या पड़ा, ट्यूसडे पड़ा, तो बिल्कुल इस बार चुनाव हो जाएंगे। यानी याद रखना, सोमवार के बाद में पहला मंगल आना चाहिए, ये नहीं कि पहला ही मंगल बिना सोमवार के ही आ गया नवंबर महीने में। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। ठीक। अच्छा, अमेरिका का जो चुनाव है वो कई चरणों में होता है। कई चरणों में कैसे होता है, इस चीज को भी समझिए। मैं बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं आपको, ये बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं ऐसे। अब देखिए, सबसे पहले जैसे 2020 में चुनाव है, और एक बात और ध्यान रखना, यहां पर सारे के सारे चुनाव फिक्स होते हैं, डेट होती है एक, ऐसे नहीं भारत की तरह कि प्रत्येक राज्य में कहीं ना कहीं पूरी साल चुनाव होते रहते हैं और भारत सरकार इसके लिए समस्या में उत्पन्न रहती है कि कहीं मैं कोई योजना की शुरुआत करूं तो इस राज्य के खिलाफ न चली जाए, इस राज्य का उपयोग के लिए न बन जाए, तो वो थोड़ी समस्या बनी रहती है भारत में। लेकिन यहां पर क्या है कि एक ही बार में चुनाव, एक ही डेट को, एक निश्चित डेट होती है उसके लिए होते हैं, उसी में होते हैं। अब देखिए, यहां पर प्रत्येक 4 वर्ष बाद चुनाव होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद, यानी कि 2020 में चुनाव हुआ है, और 2020 से पहले कब हुआ था, 2016 में जब ट्रंप साहब बने थे। 2016 से पहले कब बना होगा, हुआ होगा यहां 2012 में,
यानी जिस भी डेट में अगर 4 का पहाड़ा चला जाए पूरा पूरा और कोई शेषफल ना बचे तो उस डेट को क्या हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है अमेरिका में। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे अब। अच्छा, इसके बाद में एक नई चीज और पढ़ते हैं, इसके चुनाव की क्या प्रक्रिया है। चुनाव की क्या प्रक्रिया है? चुनाव की प्रक्रिया यह है कि जैसे भारत में, अब समझना इस चीज को, ये 19 से ही शुरू हो गया मामला, यानी 20 में चुनाव है, मार्च 19 में ही वहां के जितने भी राष्ट्रपति हैं बोले 2020 में कितने राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं हमें बता दीजिए, अपना इंटेंशन साफ कर दीजिए, अपने इरादे साफ कर दीजिए। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीने ये अपना इंटेंशन देते हैं जनता को कि मैं ये काम करूंगा, मैं वे काम करूंगा। ठीक है, तो ये अपना, यानी जितने भी प्रत्याशी हैं खुद को एक प्रत्याशी के रूप में, अब देखो मन में तो मेरे में भी है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जनता के सामने कब आऊंगा, मार्च, अप्रैल, मई, अगर 20 में चुनाव है तो 19 में। ठीक है, इतनी ये, यानी ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है कि भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी देखिए। यहां पर भारत के राष्ट्रपति को कुछ लोग, जो 4-6 लोग होते हैं कैबिनेट में, मान लीजिए अभी रामनाथ कोविंद साहब आए, रामनाथ कोविंद साहब को कोई नहीं जानता था उससे पहले, रामनाथ एक साथ लॉन्च किए रामनाथ कोविंद साहब, जाकर के गूगल देखा, खंगाला, बोले रामनाथ कोविंद साहब तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो ये कर रहे थे, ये तो इतने पढ़े लिखे हैं। यानी भारत का ताकतवर प्रधानमंत्री ये कभी नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति ताकतवर हो, इस चीज को समझिए। भारत का ताकतवर प्रधानमंत्री ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत का राष्ट्रपति ताकतवर हो। तो 2-4 लोग संसद भवन के पीछे चाय वाली दुकान पर बैठ करके ये अपने मन में बना लेते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा। जी को समझिए, भारत में ऐसा होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अमेरिका में राजनीतिक पार्टियां और कुछ लोग, यानी पार्टियों के प्रतिनिधि, ये तय करते हैं कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा कौन। ठीक है, 2 शब्द यहां आते हैं, प्राइमरी और कॉकस। अब उन शब्दों पर आप न जाएं ज्यादा, इतना तो सही ही रहेगा। उसके बाद में आता है इलेक्शन वाला दिन। उससे पहले ये चुनाव करते हैं, प्रचार करते हैं। अब प्रचार में, अब देखिए ये वाला जो समय चल रहा है, आप डेली अखबारों में पढ़ रहे होंगे, ये प्रचार का समय है। और प्रचार के समय में ये ऐसे नहीं कि मोदी जी की तरह रैलियां करी इन्होंने, ये डिबेट करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, तब जनता तय करती है। अब आता है चुनाव वाला दिन। अब देखिए चुनाव वाले दिन में ये जो भारत के, भारत कह जाता हूं मैं बार बार, क्योंकि भारत की आदत पड़ी हुई है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उसकी जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अप्रत्यक्ष समझ लीजिए किस प्रकार से, यानी कोई और व्यक्ति को हम वोट देंगे और वो व्यक्ति जाकर के किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनेगा। यानी हम, जैसे होता है ना, आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री का तो चुनाव करते नहीं है, हालांकि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होती है, ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति भारत का ही राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के लिए हम डायरेक्ट वोट नहीं डालते हैं, या उसके लिए राज्यसभा के सदस्य के लिए, उसके लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहां चुनाव होता है। तो ठीक इसी प्रकार से, यानी हमने, यानी यूएसए की जो जनता है वो किसी और को चुनेगी और वो उन राष्ट्रपतियों को चुनेंगे। अब ये जो अमेरिका की जनता है वो किसको चुनेगी, वो थोड़ा सा समझिए यहां। अब मुझे बताइए, अमेरिका कितना बड़ा भौगोलिक वाला देश है, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है इसका, और यहां तो राष्ट्रपति बहुत वर्षों से बन रहा है, जब न इतने कम्युनिकेशन सिस्टम थे, न इतने मोबाइल फोन्स थे। तो उसका इरादा क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है? जो उत्तर में बैठा व्यक्ति, दक्षिण में व्यक्ति बैठे
जो आम नागरिक है, हाशिए पर खड़ा है, वो अपने राष्ट्रपति की नीतियों को, अपने राष्ट्रपति के इरादे को, अपने राष्ट्रपति के मैनिफेस्टो को कैसे समझेगा? सोचने वाली बात है ये। कैसे समझेगा? आज तो हम पता लगा देते हैं कि मोदी जी 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, वोट दे दीजिए ने, ऐसा हिंदू समाज सोचता है। वही मुस्लिम, ऐसा माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस चीज को मत लीजिए। मुस्लिम थोड़ा सा भाजपा से खफा रहते हैं उनकी नीतियों के चलते। तो इनको, भारत के लोगों को, हिंदू को चाहे मुस्लिम को, वहां की मोदी जी की इंटेंशन पता है, साफ पता है। लेकिन क्यों पता है? क्योंकि अब तो अखबार का जमाना है, टीवी का जमाना है, तब ऐसा नहीं हुआ करता था अमेरिका में। तो यहां पर अब मैं कल आपको एक चीज बता रहा था कि अमेरिका की केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। और ये जो कांग्रेस होती है, इसके 2 सदन होते हैं, इस चीज को समझना आप। कांग्रेस के 2 सदन होते हैं और कांग्रेस के 2 सदनों में इसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा, इसे बोलते हैं सीनेट। ठीक है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मैं कल आपको ये चीज बता रहा था, इसमें 435 सीटें होती हैं और सीनेट में 100 सीटें होती हैं। अब बताइए मुझे, अमेरिका में 50 राज्य हैं। ठीक है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और ये जो सीनेट की सीटें हैं, इस सीनेट को मान लीजिए राज्यसभा और इसे मान लीजिए लोकसभा। ये भारत की राज्यसभा की तरह है और ये भारत की लोकसभा की तरह है। अर्थात यहां पर एचओआर में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में कहें तो प्रतिनिधि सभा में लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा है सीनेट। सीनेट क्या है? राज्यों की प्रतिनिधि मूलक सभा, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है ये। और राज्यों का प्रतिनिधित्व भारत की तरह नहीं है, यहां सीटों का बंटवारा, यानी भारत में बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उसे 31 सीटें देती राज्यसभा ने, नहीं, ये प्रत्येक राज्य में 2 सीट, यानी 50 राज्य हैं तो यहां पर 100 सीट होंगी। अब यहां से चीजें थोड़ी सी टेक्निकल आने लग गई। 50 सीटें हैं, 50 राज्य हैं तो प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी तो 100 सीट हो गई। लेकिन यहां राज्यों के आधार पर ही, राज्यों के आधार का मतलब जनसंख्या के आधार पर है, भारत की लोकसभा की तरह। अब मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है तो यहां पर 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है तो यहां पर 80 सीटें हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर कैलिफोर्निया में ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा जनसंख्या वहां कैलिफोर्निया में, वहां पर लगभग 53 सीटें हैं। यानी कैलिफोर्निया भारत का यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो यहां पर 435 और 100। अब यूएसए में जो अप्रत्यक्ष मैं कह रहा हूं कि जनता किसको वोट देगी, जनता किसको वोट देगी, यानी यूएसए का जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है वो सारे के सारे इंटेंशन यानी इरादे नहीं बता सकता प्रत्येक, तो उन्हीं की लोकल बॉडीज में से कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति के इरादों को बता सके ताकि आप उसे वोट कर दें। ठीक है, तो यहां पर 435 ये और 100 ये कितने हो गए? 435 प्लस 100, ये हो गए 5, 3 और 5 यानी 535। लेकिन अमेरिका के निर्वाचक मंडल जो होते हैं, निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 535 प्लस 3 यानी कि 538। अब मुझे बताइए, इस चीज को समझिए, ये क्या है? निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब यहां पर 435 है। अब यहां बंटवारा हो रहा है, जैसे देखिए कैलिफोर्निया में लगभग, शायद हो सकता है ये आंकड़ा गलत हो, इतना मुझे पता नहीं है, 53 प्लस सीनेट की 2 सीट। भाई एक राज्य को 2 सीटें मिली हुई थी, तो कैलिफोर्निया राज्य है तो उसको एचओआर यानी प्रतिनिधि सभा की 53 सीटें प्लस सीनेट की 2 सीटें यानी कि 55 सीटें मिली हुई हैं। लगभग
अगर ये आंकड़ा सही भी नहीं है तो आप इसे मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, सपोज दैट मैथ में भी तो मानते हैं। तो यहां पर 55 सीटें हो गई, किस राज्य से, कैलिफोर्निया से। अब मुझे बताइए अलास्का, अलास्का में जनसंख्या बहुत कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। एक छोर से चलना शुरू करोगे तो दूसरा छोर पता नहीं कब पहुंच पाओगे। तो अलास्का में प्रतिनिधि सभा की यानी HOR की एक सीट है। अब मुझे बताइए सिक्किम में राज्यसभा की एक सीट है या नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में 31 है। इस चीज को समझिए। तो अलास्का में एक सीट है और सीनेट की तो 2 ही सीट है, चाहे किसी राज्य में ज्यादा जनसंख्या हो चाहे किसी राज्य में कम जनसंख्या हो। तो यहां पर 2, यानी कि अगर किसी राज्य में, अगर किसी निर्वाचक मंडल के कोई सा भी जो होगा राज्य, उसमें कम से कम कितनी सीटें होंगी, 3। इतनी बात समझिए, कम से कम कितनी सीटें होंगी, 3। अब यहां 535 हैं तो ये 3 कहां से जुड़ गई, 50 राज्य हो गए, यानी 50 राज्यों की प्रतिनिधि सभा की 435 सीट, 50 राज्यों की सीनेट की 100 सीट, टोटल किया तो 535, तो ये 538, यानी कि ये 3 सीट एक्स्ट्रा कहां से आई हैं। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, 3 सीटें एक्स्ट्रा इस वजह से आई हैं कि वहां पर आपने एक राज्य सुना होगा, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब यहां क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहां पर वो जो डीसी है, अब मैं वॉशिंगटन डीसी को डीसी काउंट करूंगा, जो डीसी है उसे राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। अब यहां डीसी की स्थिति साफ दिल्ली से देख लीजिए, दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, हालांकि राज्यों में काउंट होता है दिल्ली। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली की पुलिस केंद्र के हाथों में होती है, केजरीवाल बड़े परेशान हैं दिल्ली की पुलिस को लेकर के। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के हाथों में होती है। ठीक इसी प्रकार से जो डीसी है उसका कोई अपना औचित्य नहीं था, यानी जो भी है केंद्र के हाथों में है। तो ये बड़ा परेशान। बोले अलास्का, अब देखिए अलास्का भी बड़ी अतंगड़ी कहानी है। अलास्का अपना मूल राज्य भी नहीं है, तब आप उसे राज्य का दर्जा दे रहे हैं। बाकायदा राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग ले रहा है अलास्का, तो जबकि मूल राज्य में नहीं। मूल राज्य का क्या अर्थ है, ये अलास्का रूस से खरीदा था अमेरिका ने, अलास्का रूस से खरीदा था अमेरिका ने। बोले कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी के लोग बोले अलास्का जैसे राज्य को आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते हैं, हमको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने की भी परमिशन नहीं है। तब जाकर के यहां एक संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन के माध्यम से कहा गया कि किसी राज्य की कम से कम सीटें जितनी होंगी उतनी हम डीसी को दे देंगे। कम से कम सीटें कितनी हैं, मैंने बताया था अलास्का में सबसे कम 1 और 2। भाई सीनेट की तो 2 ही होंगी, कम या ज्यादा, 1 और 2 यानी 3 सीटें किसको दे दी गई, डीसी को दे दी गई। और यहां पर इस प्रकार से 538 निर्वाचक मंडल के सदस्य हो गए। अब जनता जो होगी वो इन 538 सदस्यों को वोट करेगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नोट क्या करेंगे आप, जब मैं बोलूं तो आप अपनी कॉपी पे लिख लें, तभी चीजें ये समझ में आएंगी, उससे पहले नहीं आ सकती हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए 538, ये मान लीजिए इसे कि 538 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में इसे बांट दिया गया। अब वहां पार्टी अगर बात करें तो रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, पार्टी तो और भी है, टी पार्टी है एक, ग्रीन पार्टी है एक, तो उनसे मतलब नहीं है। ये बड़ी पार्टी है, ये बीजेपी, ये कांग्रेस भारत में, ठीक है। तो जो रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं ये अपना अपना उम्मीदवार चुनती हैं। मान लेते हैं अभी वर्तमान में 2020 के चुनाव होने वाले हैं, तो रिपब्लिक पार्टी से ट्रंप साहब आ गए और डेमोक्रेटिक पार्टी से बिडेन साहब आ गए, बिडेन, ठीक है, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, बिडेन या ऐसी वाली भी होगी, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो रिपब्लिक पार्टी के ट्रंप साहब और डेमोक्रेटिक पार्टी के बिडेन साहब अब ये चुनाव लड़ रहे हैं।
अब 538 सदस्य जो हैं वो ट्रंप साहब के भी होंगे और 538 सदस्य इनके भी होंगे। ठीक है, इतनी बात समझना आप चीज। यानी ये अपने एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, ट्रंप साहब अपना प्रत्याशी उतारेंगे, ये अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अब अमेरिका की जो जनता जाएगी वो एक हॉल में जाएगी और हॉल में ट्रंप साहब का नाम लिखा होगा उस पर्ची पर और साइड में ब्रैकेट में उस प्रत्याशी का नाम लिख रहा होगा। मान लेते हैं उस प्रत्याशी का नाम जो होगा वो राजू होगा। अरे लोकल भाषा में समझना चाहिए ना। इधर कोई भी होगा, बिडेन साहब होंगे और बिडेन साहब सुरेश जैसे 538 सदस्य होंगे। कितने? 538 सदस्य। यानी मैं इन 538 सदस्यों को राजू मान लेता हूं, यानी 538 राजू ट्रंप को जिताने के चक्कर में लग रहे हैं और 538 सुरेश बिडेन को जिताने के में। नाम अलग अलग हो सकते हैं, आप समझ जाइए ना इतना चीज तो। ठीक है, अब होगा क्या? अब इस राजू ने बताया है ट्रंप की पॉलिसी। कब? जब मोबाइल नहीं थे, टीवियां नहीं थी, अखबार नहीं थे, तब की बात कर रहा हूं। तब बताया था राजू ने। राजू लोकल आदमी है। किसको बताया? जनता को बताया ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में। यानी जनता ट्रंप को ध्यान में रखते हुए राजू को वोट करती है, इधर बिडेन को ध्यान करते हुए सुरेश को वोट करती है। ठीक है, इतनी बात अब आपके समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी बड़ा एक पेच है। क्या पेच है? कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त करने पड़ेंगे। यानी बहुत ज्यादा ट्रंप के पास में जितने ज्यादा राजू होंगे, बिडेन के पास में जितने ज्यादा सुरेश होंगे, उतना ही फायदा है। लेकिन कभी कभी वोट परसेंट ज्यादा होने के साथ साथ तब भी हार जाता है। इसका दर्द तो पिछले चुनाव में 2016 में जो चुनाव हारी थी हिलरी, उनसे पूछना कि उनके पास में वोट की परसेंटेज तो ज्यादा थी लेकिन वो चुनाव हार गई थी। और ये टेक्निकल इशू है, टेक्निकल बात है, इशू क्या कह सकते हैं इसे, टेक्निकल बात है, इसे ना समझो तो ही अच्छा है। इसमें यह होता है कि मान लीजिए कितनी सीटें बताई मैंने, टेक्सास में 38 सीटें हैं टेक्सास, और इस 38 सीटों में अगर 50% से ज्यादा 51-52% प्राप्त कर लिए, किसने? ट्रंप ने। और भले ही 48% बिडेन ने प्राप्त किए हैं, लेकिन 50% से 51-52% प्राप्त कर लिए तो टोटल पूरी की पूरी सीट 38 ट्रंप के खाते में पहुंच जाएंगे। यानी 38 के 38 राजू ट्रंप के जीत जाएंगे, उसके 38 हार जाएंगे सुरेश। इतनी बात समझ गए होंगे। अब मुझे बताइए, ये हो गई चुनाव प्रक्रिया, यानी जनता ने वोट डाल दिया। अब देखिए जनता भी कैसी है वहां की, एक ही दिन वोट पड़ता है। किसका? राज्य के प्रतिनिधि सभा के कितने सदस्य होते हैं? अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य कितने होते हैं? 435। यानी जनता इनके साथ साथ, ट्रंप और बिडेन के साथ साथ क्या करने जाएगी? इन 435 सदस्यों का भी वोट डालने जाएगी। यानी समझना इस चीज को, 435 सदस्य किस में बैठते हैं? प्रतिनिधि सभा में। ये जो राजू हैं ये प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं है, ये अलग से आए हैं। प्रतिनिधि सभा के सदस्य अलग होंगे। इसी समय पर उपराष्ट्रपति का भी वोट डालेगी, यानी 435 उनके और उपराष्ट्रपति का भी वोट कौन डालेगी? जनता डालेगी। और उपराष्ट्रपति के साथ साथ वहां के सीनेट के सदस्यों का भी वोट। अब देखिए सीनेट के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों में एक अंतर है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष जनता डालती है सीधे। जो 2 सीटें मिली हुई हैं एक राज्य को, वहां जनता जाएगी और जनता वोट डालेगी। यानी एक बार निकलती है और थोक के वोट डाल करके आती है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद, इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है?
वो भारत में जो होता है कि सीटें खाली हो जाती हैं, 1/3 सदस्यों को रिजाइन देना पड़ता है। तो लगभग 100 सदस्य हैं इसके, सॉरी 100 सदस्य हैं, हाँ। तो इसके 33 सदस्यों का चुनाव लगभग प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। यानी जनता ने इनके वोट डाले, फिर उपराष्ट्रपति के लिए भी वोट डालने के लिए गई। अब मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो खड़ी हैं वो भारतीय मूल की हैं, कमला नाम है उनका। हालांकि वो कमला जो है भारतीय मूल को लेकर के इतना ज्यादा फेवर में नहीं रहती हैं, लेकिन भारत तो रहता है ना, नाम कमला है उनका, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति, इस चीज को समझना, तो यहां पर उपराष्ट्रपति पद के लिए भी वोट डालते हैं। ऐसा ही राज्यों में होता है। अब देखिए, एक टेक्सास नाम ले लीजिए एक राज्य का, राज्य की भी राज्य विधानमंडल होगा या राज्य की विधायिका होगी। भारत में बेसिकली उसे राज्य का विधानमंडल बोला जाता है। उसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। और यहां पर संयोग से राज्यों की भी विधायिका, जो राज्य विधायिका है, यानी एक तो हो गई केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट हो गई, और संयोग से राज्य की भी विधायिका को प्रतिनिधि सभा और सीनेट बोलते हैं ये लोग। उनका भी चुनाव थोक से डालो आज ही। उसके बाद में राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, सॉरी राज्यों के जो मुखिया होते हैं, ये तो हो गए पूरे देश का मुखिया, कौन हो गया, राष्ट्रपति। और राज्यों की कार्यपालिका के मुखिया को क्या कहा जाता है यहां, गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो यानी कि एक बार निकलो और खूब ढंग से वोट डाल करके आओ। अब देखिए, सीनेट के सदस्य कितना कार्यकाल होता है इनका, 2 वर्ष का। यानी ये अब वोट डालेंगे नवंबर के महीने में, उसके बाद में ये कब डालेंगे, 22 में डालेंगे, ये वाले सदस्य 22 में डालेंगे। यानी 435 को तो डालना ही डालना है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस चीज को हटा देते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, हम बेसिकली चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर। तो 538 सीट। अब ये क्या काम करते हैं, जो राजू और सुरेश हैं, यानी ट्रंप के सदस्य 538 और बिडेन के सदस्य 538, ट्रंप के 538 राजू और बिडेन के 538 सुरेश, ये वोट डालते हैं अब इनको। अगले यानी स्टेप में ये राजू और सुरेश किसको वोट डालते हैं, ट्रंप और बिडेन को। इस चीज को समझिए। और ट्रंप और बिडेन को जब वोट डालते वक्त कभी कभी ये धोखा कर जाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या कर जाते हैं, धोखा कर जाते हैं। अगर 2016 के चुनाव को देखेंगे तो उसमें 10 वोट धोखे से पड़े थे, यानी इधर उधर बदल गए थे। यानी अब भी इनके पास ज्यादा राजू सुरेश होने के बावजूद भी, ज्यादा होने के बावजूद भी इनके दिल में अभी भी दुख है कि अरे भाई, कहीं उल्टा सीधा वोट, मेरा ही आदमी मेरे नाम से चुनाव जीता है और डाला है दूसरी पार्टी को। मान लीजिए इसका राजू इसको बिडेन को दे दे, इसका सुरेश इसको गेर दे वोट को अपने को, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये फिर अब वैसे ज्यादातर केसों में करते नहीं है, लगभग 10 से 15 लोग ऐसे ही धोखेबाज हर जगह निकल आते हैं। तो ये बेसिकली इनको वोट देते हैं, यानी सुरेश बिडेन को और राजू ट्रंप को। अब बताइए मुझे कि कब राष्ट्रपति बनेगा। तो 538 का आधा करिए और 538 का आधा करेंगे आप, 538 का आधा करिए, $269, यानी जिसके पास में 270, या तो ट्रंप के साथ पास में 270 राजू हो या बिडेन के पास में 270 सुरेश हो, तो अपना राष्ट्रपति, अगर ट्रंप के पास में 270 राजू हैं, यानी राजू का मतलब समझ रहे हैं ना, अब सुरेश हो तो ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर बिडेन के पास में 270 सदस्य हो तो बिडेन बन जाएंगे। ये रिपब्लिकन पार्टी से, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से। डेमोक्रेटिक पार्टी में बिडेन ओबामा के समय पर उपराष्ट्रपति रहे थे,
और देखिए एक खास बात इसमें ये कि जिस पार्टी का राष्ट्रपति होगा आमतौर पर उसी पार्टी का उपराष्ट्रपति भी होगा। ऐसे तो फिर समस्याएं आ जाएंगी ना, उपराष्ट्रपति के पास में भी कम पावर नहीं है। ये मान लीजिए कि भारत का गृह मंत्री यानी प्रधानमंत्री के बाद में सीधे गृह मंत्री की वैल्यू है, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपति के बाद में सीधी वैल्यू उपराष्ट्रपति की है। तो है ना थोड़ा दमदारी वाला पद। तो अगर मान करके चलिए दोनों अलग अलग पार्टी के आगे ट्रंप साहब और इनके कुछ जो कमला हैं हमारे भारतीय मूल की, वो दोनों भिड़ गई, ये इनको काम नहीं करने देंगे, ये इनको काम नहीं करने देंगे, ये हुआ। तो 270 सदस्य अगर किसी के पास में हो जाएंगे तो वही चुनाव जीत जाएगा। अब समस्या यहां आती है, क्या केवल 2 ही सदस्य या 2 ही पार्टी चुनाव लड़ेगी? मान लेते हैं ट्रंप, बिडेन, एक्स, वाई और जेड 3 प्रत्याशी और हैं इनके बाद में, ट्रंप बिडेन के बाद में। अब मुझे बताइए क्या यह जरूरी है कि एक व्यक्ति 270 ले आए? मान लीजिए कोई 240 लाया, कोई 50 लाया, कोई 60 लाया, कोई ले आया 100। अगर कोई भी इस 270 को पूरा नहीं कर रहा है तो क्या होगा? यहां थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब यहां पर अब इसे मैं रफ कर देता हूं। अब समझते हैं कि अगर 270 नहीं आए तो क्या होगा। ठीक है, चीजों को ध्यान से सुने ना आप, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में आपको, तो आपको भी मुझे लगता है कि बड़े इंटरेस्ट के साथ में आपको एक रस पैदा हो रहा होगा, रुचि पैदा हो रही होगी है ना चीजों को। अब देखिए ये क्या है कि ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल और एग्जाम के बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि इसके बाद में अगर ये पढ़ लिया तो हम फेल। कुछ बच्चे जिज्ञासु होते हैं और ये टॉपिक उनके लिए है जो जिज्ञासु होते हैं, यानी जो जानने की इच्छा रखते हैं। उनके मन मस्तिष्क में ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो ये बात जाने। ठीक, तो अगर आपको ये समझना है अच्छी तरीके से तो पहली वाली वीडियो जरूर देख लें, उसमें सीनेट और जो प्रतिनिधि सभा है उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है उसमें। तो अगर 270 सदस्य नहीं आते हैं तो क्या होगा? 538 में से 270 राजू नहीं आते हैं तो क्या होगा, या 270 सुरेश नहीं आते हैं तो क्या होगा? तो मामला फंसेगा। यानी मैंने बताया था केंद्रीय विधायिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस के कितने सदस्य होते हैं? यहां दोबारा से अब उसमें आएंगे। कांग्रेस के होते हैं दो सदन। कौन कौन से? एक प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसे क्या कहते हैं? सीनेट। इसे तो हिंदी और इंग्लिश सीनेट कहते हैं। तो HOR में कितने सदस्य होते हैं? 50 राज्य होते हैं। अब किसी राज्य में ज्यादा सदस्य होते हैं और किसी राज्य में कम सदस्य होते हैं। जब भी अगर राष्ट्रपति का केस फंसेगा इसमें, अगर किसी भी राष्ट्रपति को 270 से कम मिल रहे हैं तो वो आएगा सीधे HOR में, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अगर केस फंसेगा वाइस प्रेसिडेंट का, अगर उसे 270 सदस्य नहीं मिल रहे हैं तो वो आएगा सीनेट में। इतनी बात क्लियर। अब जब भी जो भी राष्ट्रपति का केस फंस रहा है, मान लीजिए कि 4 प्रत्याशी थे और शुरू के 3 सदस्य ले लिए जाते हैं, इसमें से 3 उम्मीदवार ले लिए जाते हैं। इस चीज को समझना। यहां पर जो 50 सदस्य हैं इनको प्रत्येक स्टेट को 1 वोट दे दिया गया। प्रत्येक स्टेट इक्वल्स टू 1 स्टेट इक्वल्स टू 1 वोट। 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट। और 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट का क्या अर्थ है? यानी एक स्टेट, एक राज्य 1 वोट करेगा। तो टोटल वोट कितने हुए? 50। और उम्मीदवार चाहे कितने भी हों पहले से, लेकिन इसमें कितने उम्मीदवार आएंगे? 3, X, Y, Z, ट्रंप, बिडेन और जेड। इतना समझ लीजिए इस चीज को। तो एक राज्य 1 वोट। इसमें अब ये राज्य इन तीनों के लिए वोट करेंगे, यानी 50 राज्य करेंगे इन तीनों के लिए वोट, यानी 50 सदस्य करेंगे, 50 वोट करेंगे।
50 वोट डाले जाएंगे। किनको? इन तीनों के मध्य। ठीक। अब इसमें से यदि किसी को 26 वोट प्राप्त हो गए हैं, इस वाले मटेरियल में, इस वाले प्रावधान में अगर किसी को 26 वोट, 50 वोट किए थे ना, 50 वोटों में से अगर x को 26 प्राप्त हुए तो x राष्ट्रपति, y को 26 प्राप्त हुए तो y राष्ट्रपति, अगर z को 26 प्राप्त हुए तो z राष्ट्रपति। इस चीज को समझो। अब क्वेश्चन एक और फंसता है, क्या कि यहां पर 26 इन तीनों में से किसी ने प्राप्त नहीं किए, तो इसने 20 कर लिए, इसने 20 कर लिए, इसने 10 कर लिए, फिर यानी x ने 20 प्राप्त किए, y को 20 पढ़े, z को 10 ही पढ़े, फिर क्या होगा? 26 तो अब भी प्राप्त नहीं किया किसी ने। अब मामला यहीं रोक देगा अमेरिका का संविधान, बोले रुक जाओ, बहुत तुमने ड्रामाबाजी कर ली, इधर उधर भागे डोल रहे हो, कभी निर्वाचक सदस्यों के पास जाते हो, कभी प्रतिनिधि सभा में आ जाते हो। अब यहां से आपको कुछ नहीं करना है। अब आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राष्ट्रपति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, जब मामला फंसता है वाइस प्रेसिडेंट का तो वो सीनेट में जाता है, और सीनेट के एक राज्य के पास में कितने सदस्य? 2 सदस्य, तो 50 राज्यों के पास में 100 सदस्य। अगर मान लीजिए इसमें भी वाइस प्रेसिडेंट के पास में भी 2 सदस्य हैं, तो इसमें से यदि 100 सदस्यों ने वोट कर दिया, 51 सदस्यों ने जिसको वोट कर दिया, x को कर दिया, y को कर दिया, z को कर दिया, वही वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक। तो ये सिस्टम है। आपने पढ़ा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति को चुना जाता है और राष्ट्रपति की वोटिंग प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है। बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। अभी बिडेन साहब और ट्रंप साहब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं भयंकर तरीके से। उसके बाद में यहां पर चुनाव होगा। सदस्य जो निर्वाचक सदस्य हैं, राजू और सुरेश, जो मैंने कहानी बनाई थी, वो वोट करेंगे किसको? ट्रंप और बिडेन को। अगर किसी ने फेथलेस वोटिंग की, उसे झूठी वोटिंग को कहते हैं फेथलेस वोटिंग, यानी धोखा देना, करी, तो फिर उनके तो ट्रंप साहब, अगर ज्यादा मामला है वोटों का तो बच जाएंगे दोनों ही सदस्य। ट्रंप इसीलिए बार बार निकल रहा है क्योंकि वर्तमान में ट्रंप साहब ही हैं, दोनों ही सदस्य। ऐसा नहीं कि ट्रंप साहब मेरे पर्सनल रिश्तेदार हैं कोई, तो मैं ट्रंप साहब का फेवर ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सिस्टम है पूरा का पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ट्रंप साहब हैं रिपब्लिकन पार्टी से, पहले ओबामा हुआ करते थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगर लिंकन की बात करेंगे तो वो भी रिपब्लिकन पार्टी से ही थे। लिंकन एक अच्छे राष्ट्रपतियों में से एक मानती है अमेरिका की जनता ने। अब पढ़ते हैं महाभियोग की घटना। इन पर महाभियोग कैसे लगता है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ कोई आरोप होता है, तो उस आरोप की पहले तो जांच की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, उस जांच की जाएगी, और जांच के बाद में वही कांग्रेस के 2 सदस्य होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है सीनेट। ठीक है। तो जो प्रतिनिधि सभा है, यानी पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद में जांच कहां आएगी? HOR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के यदि 50% प्लस 1 सदस्यों ने प्रस्ताव पास कर दिया, तो कोई भी अपराधी, वो कोई भी उम्मीदवार, जो राष्ट्रपति है, उम्मीदवार नहीं कह सकते अब यहां, क्योंकि महाभियोग उम्मीदवार पर तो नहीं लगेगा, राष्ट्रपति पर ही लगेगा। कोई भी राष्ट्रपति आरोपी बन जाएगा। आरोपी बनेगा, अपराधी नहीं। आरोपी और अपराधी में अभी अंतर है। आरोप तो किसी पर भी लगा लीजिए, यानी यहां पर अगर 50% प्लस 1 से पास हो जाता है तो वह केवल आरोपी बनेगा। अभी तक पूरी
संविधान में, यानी बहुत बड़ा इतिहास हो गया अमेरिका का, और अमेरिका के संवैधानिक इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। इस चीज को समझिए, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। आरोपी तो बहुत बढ़ गए हैं, यानी इम्पीच तो बहुत हो गए हैं। HOR में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हिंदी में से कहते हैं प्रतिनिधि सभा, और प्रतिनिधि सभा में आरोपी तो बहुत बन गए हैं। आरोपी बनने के क्रम में कभी यहां, अब देखिए ट्रंप साहब भी यहां से तो इम्पीच, HOR से तो ट्रंप साहब भी पास हो गए, यानी यहां पर इन पर भी आरोप लगा दिया। लेकिन यहां कितना पास होता है उसी समझिए, यानी यहां से आरोपी बनने के बाद में प्रस्ताव सीधे सीनेट में, और सीनेट से पहले क्यों, फिर एक आयोग बनाया जाएगा, एक जांच समिति बनाई जाएगी वहां के चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका के द्वारा, यानी उसका नेतृत्व कौन कर रहे होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक सभा बनाई जाएगी। एक सभा का मतलब एक आयोग बनाया जाएगा, और वो आयोग आरोपों की जांच करेगा। अगेन किसके नेतृत्व में, किसकी देखरेख में, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में। अब जब वो आरोपों की जांच करेगा तो जांच को भी पास कर देगा, बोले ठीक आरोप लग रहे हैं। अब देखिए यहां पर ठीक आरोप लग रहे हैं, इस चीज को समझिए, उस वहां बाद में जाऊंगा। ठीक आरोप लग रहे हैं, तो फिर यहां सीनेट से वह प्रस्ताव 2/3 सदस्य यदि कह दें कि हां ये आरोप ठीक है, तो वो अपने राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। यहां तो आरोप बिल क्लिंटन पे भी लग गए थे, यहां ट्रंप पे भी लग गए थे, यहां तो आरोप लगते रहते हैं अमेरिका में। लेकिन यहां कोई ही पास हो पाता है, यानी आरोप के द्वारा कोई ही अपराधी बन पाता है। और ऐसा आज तक अमेरिका के संवैधानिक इतिहास को बहुत वर्ष हो गए, बहुत पुराना है, आज तक नहीं हुआ है ऐसा। यदि हो जाता है तो उसको पद त्यागना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये हमने पढ़ा अमेरिका के राष्ट्रपति, और सेम प्रक्रिया उपराष्ट्रपति की भी है, और सेम प्रक्रिया चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका की भी है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया हमने समझ ली। अब आते हैं यहां की न्यायपालिका के पास में, और न्यायपालिका खत्म होते ही अमेरिका का संवैधानिक विकास जो था वो खत्म हो जाएगा। विकास नहीं कह सकते, इसे योजना कह सकते हैं। अमेरिका की संवैधानिक योजना खत्म हो जाएगी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी। बस न्यायपालिका आप समझ लीजिए। चूंकि अमेरिका में संघात्मक शासन यानी फेडरल सिस्टम है, तो ये निश्चित है, अगर मानकों के आधार पर देखेंगे कि संघात्मक शासन के कौन कौन से मानक थे, तो उसमें एक मानक यह था कि जुडिशरी इस सर्वोपरि होगी, किससे, एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से। पहली बात तो यही है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां जुडिशरी इंपोर्टेंट नहीं है, वहां लेजिस्लेटिव इंपोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव, फिर जुडिशरी, फिर आती है एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये जुडिशरी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। यानी न्याय करने वाली पालिका अमेरिका में सर्वोपरि है। उसके बाद में आती है कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती। जबकि ब्रिटेन में और भारत में भी यही प्रक्रिया है। यानी भारत में भी जुडिशरी सबसे हाई पर है, यानी टॉप पर, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव और सबसे नीचे है लेजिस्लेटिव। लेकिन यहां ब्रिटेन में, चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको वीडियो में, तो यहां पर लेजिस्लेटिव, जुडिशरी
और एग्जीक्यूटिव, यानी जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है। ठीक, इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब देखिए एक रोचक तथ्य और है इसमें, उसे और समझ लीजिए, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। एक रोचक तथ्य क्या है कि अमेरिका में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 8+1 और भारत में 33+1। यानी 8+1 का क्या अर्थ है, यहां एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश। और एक खास बात यह है कि भारत के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की जो उम्र है वो 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद में भारत का न्यायाधीश खुद पे खुद रिटायर हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो 65 वर्ष के बाद में खुद पे खुद रिटायर हो जाएगा, और उसका टाइम पीरियड भी है कितना? 5 वर्ष। लेकिन इधर आ जाइए, इधर न तो कोई टाइम पीरियड है, यानी एक बार कोई बन गया और चाहता है कि खांसते वक्त तक, यानी अपने प्राण जब तक निकले तब तक मुझे मुख्य न्यायाधीश रहना है या न्यायाधीश रहना है, तो वो रह सकता है। यहां 65 वर्ष है और यहां कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और यदि उसे बन गया, मान लीजिए बन गया और बनने के बाद में उसे त्याग पत्र देना है, तो क्या हुआ यहां ऐसी कंडीशन में? तो समस्या बनेगी कि उसे 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा, तभी आप त्याग पत्र दे सकते हैं, कोई विशेष इमरजेंसी में भी, और नहीं तो 70 वर्ष की उम्र पूरी करनी पड़ेगी। यानी ये 2 बातें आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तब ही आप त्याग पत्र दे सकते हैं। अब मुझे समझता है आपको अगर क्वेश्चन आया कि बताइए भारत की न्यायपालिका और अमेरिका की न्यायपालिका में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या भारत के राष्ट्रपति और भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति का ब्यौरा बताइए। अभी हालांकि हमने भारत का राष्ट्रपति नहीं पढ़ा है, जल्द ही मैं इसके बाद में एक ये पढ़ लें, उसके बाद में ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे, उसके बाद में स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी का भी पढ़ लेंगे। चलो आप कहेंगे तो कमेंट में बता देना मुझे पढ़ना है कि नहीं। तो ये हम चीजें पढ़ रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनेगा कि भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका से और अमेरिका की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप उसे करने में, क्या आपके पास में इतना मटेरियल नहीं है? मुझे लगता है बस आप अब उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म कर दें, और भाई थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए हमारी, हम नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलो कोई नहीं, खैर हम तो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ये वादा है। धन्यवाद।